कहानी शुरू होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें रेमी नाम की लड़की और उसके पेरेंट्स होते हैं। ये फैमिली शटल कॉलोनी नाम की प्लेनेट पे रहा करती थी। और अगर हम इनके आसपास देखें तो ना कोई इंसान ना कोई पक्षी, हर जगह बंजर जमीनें देखा करती थी। उनके ना ही कोई पड़ोसी थे और ना ही इनका कोई अर्थ पे रहे लोगों से कांटेक्ट था। उनके पास एक फार्म भी था जहाँ वे कुछ जानवरों को पालते थे और एक ग्रीन हाउस जहाँ रेमी के डैड सब्जियां उगाते थे। और इसी तरीके से वे अपना जीवन वहाँ गुजार रहे थे। रेमी की आंखें हमेशा आसपास देखती रहती थी। वो जानना चाहती थी कि जिस जगह वो रह रही है क्या होगा अगर वो यहाँ से बाहर जाए। क्या कोई नई दुनिया एग्जिस्ट करती होगी? क्या वहाँ इंसान जिंदा होंगे? बस इसी वजह से वो दूर खड़े पहाड़ों को देखती रहती थी, इसी आशा से कि वो एक दिन वहां तक जरूर जाएगी। लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे ये सब करने से रोक देती थी। ये फैमिली इसी होप में थी कि किसी दिन यहाँ भी लोग आएंगे और सेटल हो जाएंगे, जैसा कि अर्थ पे हुआ था। एक दिन रेमी के डैड घर लेट से आते हैं और थोड़े परेशान लगते हैं। रेमी भी चुपके से उसके पेरेंट्स की बात सुन लेती है। रेमी के डैड को शक था कि उनके आसपास कुछ अजनबी हैं जो कि घर में घुसना चाहते हैं। रेमी भी ये सुन लेती है। रात को रेमी के डैड उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा और जो भी तुमने सुना डरने की कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन रेमी अभी भी डरी हुई थी। एक सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि किसी ने खून से विंडो पर यहाँ से चले जाने को लिखा था। ये सब देखकर रेमी के पेरेंट्स डर जाते हैं। उसके डैड जल्दी से अपनी राइफल उठाते हैं और खोजने लगते हैं कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। रेमी की माँ उसको लेके अंदर ही छुप जाती है। कुछ देर बाद रेमी के पेरेंट्स को 3 लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो 6 होने का नाटक कर रहे थे ताकि इनकी फैमिली डर जाए। इस बात पर रेमी के डैड पागलों की तरह चिल्लाते हैं और कहते हैं कि जो भी है सामने आके बात करे। रेमी जो कि दूर से ही छुपी हुई ये सारी चीज़ें देख रही थी, अपने डैड को इस हालत में देख वो डर जाती है, क्योंकि आज तक उसने अपने डैड को ऐसे नहीं देखा था। रेमी के पेरेंट्स घर पर दिन भर नज़र रखते थे ताकि जान सके कि वो लोग कौन हैं जो इनके घर में घुसना चाहते हैं, जबकि रेमी को ये चिंता थी कि उसके फार्म्स के एनिमल ठीक हैं या नहीं। इसलिए वो चुपके से बिना अपने मॉम डैड को बताए घर से बाहर चली जाती है। वो अपने एनिमल्स को सही सलामत देख खुश हो जाती है, लेकिन जब उसकी मॉम को पता चलता है कि रेमी घर में नहीं है, वो जल्दी से रेमी को लेने बाहर आ जाती है। जब रेमी घर की तरफ वापस आ रही थी तब वो लोग जो घर के आसपास छुपे थे उन्होंने भी उसे देख लिया। वो रेमी को पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन सही समय पर रेमी के डैड ने अपनी राइफल चला के उनमें से एक को मार दिया, जबकि उसकी मॉम दूसरे को रोकती हैं और चाकू से उसे भी मार देती हैं और रेमी को लेकर अंदर भाग जाती हैं। बाहर रेमी के डैड ने आखिरी यानी पर भी गोली चला दी, लेकिन गोली उसके पैरों पे जा लगी, जिसकी वजह से सिर्फ वो घायल ही हो जाता है। अब रेमी के डैड पहाड़ों की तरफ जाते हैं और उसकी मॉम मरे हुए एनिमीज से वेपन्स लूटती हैं। रेमी देखती है कि उन मरे हुए लोगों में एक लड़की भी थी। अब रेमी और इसकी मॉम खुद को घर के अंदर लॉक कर देती हैं और उसके डैड के वापस लौटने का इंतज़ार करती हैं, लेकिन रात बीत जाती है। रेमी के डैड अभी भी वापस नहीं आते हैं और इसकी वजह से रेमी की मॉम बहुत परेशान थी। वो एक बड़ी सी नाइफ पकड़ती हैं और रेमी को अपने साथ ले अपने हस्बैंड को खोजने का सोचती हैं, लेकिन तभी एक अजनबी दरवाजे से अंदर आता है, जिसका यही मतलब था कि इसने रेमी के डैड को मार दिया था। यह आदमी और कोई नहीं, वही था जिसे रेमी के डैड ने पिछले दिन पैरों पे गोली मारी थी। वो अपना नाम जेरी बताता है और कहता है कि ये घर उसका है और तुम लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मार के इसे कब्जा किया है, इसलिए मैं अब अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ बहुत ही मुश्किल से पहुँचा हूँ और अगर तुम मुझसे सही बर्ताव करो तो तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ रह सकती हो। वैसे भी मैंने तुम्हारे हस्बैंड को मार दिया है और मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सब सुनकर रेमी की मॉम उसको लेकर बाहर कहीं छुप जाती है। रेमी बहुत रो रही होती है और अपनी मॉम से कहती है कि यहाँ से चलते हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन उसकी मॉम को पता था कि इस प्लेनेट के बाहर लाइफ आसान नहीं है, इसलिए वो रेमी के साथ जेरी के घर में रहने का डिसाइड करती हैं। लेकिन उसके कुछ और ही प्लान्स थे। जैसे ही जेरी का ध्यान भटकता है, रेमी की माँ मौका पाते ही घर में घुस के जेरी पर चाकू से अटैक कर देती हैं।
लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मारता और कहता है कि मुझे 30 दिन दो, खुद को प्रूफ करने को मैंने तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। रेमी की मॉम जेरी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने हस्बैंड को दफनाना चाहती हूँ। जेरी भी तैयार हो जाता है क्योंकि उसे भी अपने साथियों को दफनाना था जिन्हें रेमी के पेरेंट्स ने मारा था। अब रेमी और उसकी मॉम एक अजनबी के साथ रहने लगे थे। रेमी कई बार अपनी मॉम से बोलती है कि यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, लेकिन उसकी मॉम को पता था कि बाहर जेरी से भी बड़े खतरे मौजूद होंगे। अब रेमी जेरी पर नज़र रखने लगती है। वो देखती है कि जेरी के पास बहुत से वेपन्स हैं। जब वो चला जाता है तब रेमी उसकी बैग चेक करती है। तब उसे एक लड़की की फ़ोटो मिलती है। ये वही लड़की थी जिसे रेमी की मॉम ने उसे बचाने के लिए चाकू से मारा था। जेरी के प्रॉमिस के हिसाब से वे उसके साथ रहने लगते हैं। जेरी घर के बाहर के काम संभालता करता था, जबकि रेमी की मॉम घर के अंदर के काम किया करती थी। एक दिन रेमी की मॉम एक पालतू जानवर जैसे रोबोट को स्टोर रूम से बाहर निकालती है। रेमी को एक अच्छा दोस्त मिल जाता है, वो उसके साथ बातें किया करता था। एक दिन डिनर के बाद रेमी की मॉम रात को बैठकर जेरी से बात करती हैं। वो उसे सच्चाई बताती हैं और कहती है कि वो जब यहाँ आए थे तो तुम्हारे पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके थे। हम अर्थ पे रहने वाले लोग थे, लेकिन हमारी स्पेसशिप क्रैश हो गई, जिसकी वजह से हम यहाँ फंस गए और कभी वापस नहीं जा पाए। अब सब कुछ जानने के बाद जेरी भी उनसे अच्छा बर्ताव करने लगा। इसी तरह वक्त बीतता है और जेरी और रेमी की मॉम एक रिश्ता बना लेते हैं। जब रेमी ये सब देखती है तो उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि आज भी वो उसे अपने डैड का कातिल समझती है। वो अपना सामान तैयार करती है और बिना ज़्यादा सोचे यहाँ से जाने का सोचती है। उसे ये तक नहीं पता था कि अब कहाँ जाना है। जब रेमी थोड़ी दूर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वो जहाँ रह रही है वो जगह ग्लास से ढकी हुई है, जिसका मतलब था कि उसके बाहर कोई लाइफ नहीं है। तभी उसे एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखता है। वो उसे खोलती है और अंदर चली जाती है। वो अंदर आती है और टॉर्च की मदद से आगे बढ़ती है। वो दूर से लाइट आती हुई देखती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो वो अपने बेड पे होती है और उसे पता चलता है कि जेरी ने ही उसे बचाया था। वो उसे बताता है कि दरवाजे के उस पार सिर्फ धूल मिट्टी है, तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम यहाँ से कहीं और नहीं जा सकती। एक दिन जेरी एक गिटार लाता है और रेमी की मॉम को गाना गाने का बोलता है। रेमी की मॉम वही गाना गाती हैं जो अक्सर वो अपनी फैमिली के साथ गाया करती थी। इसका मतलब यही था कि अब उन्होंने जेरी को भी अपना मान लिया था। ये देखकर रेमी रोने लगती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। उसकी मॉम उसे समझाने जाती है, लेकिन वो नहीं मानती। अब रेमी की मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो जेरी को मारने के लिए गन उठाती है, क्योंकि वो सोचती है कि जेरी की वजह से ही उसकी बेटी उससे नाराज़ है और उसने अपना हस्बैंड खोया। जैसे ही वो गन चलाती है बुलेट्स ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो चाकू लेने घर के अंदर भागती है। जेरी भी उसके पीछे जाता है। रेमी ये सब बाहर खड़े देख रही थी। जेरी ने अब रेमी की मॉम को भी मार दिया था। ये देखकर रेमी टूट सी जाती है। अब वही होना था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे ऐसे इंसान के साथ लाइफ बितानी थी जिसने उसके पेरेंट्स को मारा हो, इसलिए वो यहाँ से भागती है ताकि उससे बच सके। जेरी उसे पकड़ लेता है और उससे रोकने को बोलता है। छोटे होने की वजह से रेमी के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था और वो मान जाती है। रेमी की मॉम को भी वहीं दफना दिया जाता है जहाँ की उसके डैड को दफनाया था। समय बीतता है और रेमी अब बड़ी हो गई थी। वो एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। वो जेरी के साथ रहती तो थी, लेकिन उदास और शांत। लेकिन अब पहले से ज़्यादा एनिमल्स उसके पास थे और सब्जियां भी। एक दिन रेमी उसे बुलेट से भरी हुई गन देता है, क्योंकि रेमी ने कभी उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। इसका ये मतलब नहीं था कि उसे जेरी पसंद था, बल्कि वो अभी भी उसे अपने पेरेंट्स का मर्डरर ही समझती थी और हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। दूसरी तरफ जेरी चाहता था कि रेमी सब कुछ भूलकर उसके साथ खुशी खुशी रहे। एक दिन वो उसे अपने साथ एक तालाब ले जाता है, जहाँ रेमी पहली बार तालाब के पानी में नहाती है और फिर दोनों चुपचाप बैठकर ड्रिंक करते हैं। जब वो घर जाते हैं तब जेरी रेमी को एक पिक्चर देता है जिसे उसकी मॉम ने बनाया था। वो ये देखकर रोने लगती है। यहाँ जेरी के इंटेंशंस हमें ठीक नहीं लगते और वो रेमी को अजीब तरीके से हक करता है। ये देखकर रेमी डर जाती है।
अब उसे जेरी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। जेरी के इंटेंशंस भी बदल चुके थे। वो रेमी को अब एक छोटी बच्ची की तरह नहीं बल्कि एक सुंदर लड़की की तरह देखता था। एक दिन जेरी रेमी से कहता है कि अब सिर्फ हम दोनों ही इस प्लेनेट पर जिंदा हैं, इसलिए तुम मेरे साथ रहो। हम बच्चे पैदा करेंगे और जनरेशन आगे बढ़ाएंगे ताकि इंसानों की एग्जिस्टेंस कभी ख़त्म ना हो। लेकिन रेमी मना कर देती है। वो कहती है कि वो दुनिया की आखिरी इंसान होना पसंद करेगी, ना कि अपने ही पेरेंट्स के कातिल के साथ रहना। ये कहकर वो अपने रोबोट पेट के साथ बाहर चली जाती है और बहुत सोचने के बाद यहाँ से जाने का सोचती है। लेकिन जेरी को रेमी के इरादे पता चल जाते हैं, इसलिए वो उसके रूम से मास्क ले लेता है और अपने पास रख लेता है ताकि रेमी उसे कभी छोड़ के ना जाए। वो उसके पीछे दौड़ती है ताकि जेरी से मास्क छीन सके, लेकिन गलती से लड़ाई के बीच वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बेड से बंधी हुई पाती है। जेरी सामने बैठा था, जिसके गलत इरादे उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहे थे। वो उसे बताता है कि देखो अभी भी वक्त है, लेकिन रेमी अभी भी उससे सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए जेरी उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। रेमी के चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसका रोबोट पेट अंदर आ जाता है और अपने वेपन्स की मदद से जेरी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जेरी दूर जाके गिरता है। लेकिन वो अभी मरा नहीं था। वो उठकर रोबोट को मार देता है। तब तक रेमी ने भी खुद को आज़ाद कर लिया था और राइफल उठा के जेरी के सर पे गोली मार देती है। अब जेरी भी मर चुका था और रेमी ने उसकी बॉडी को भी पहाड़ों में दफना दिया था। कुछ समय बाद रेमी को एहसास होता है कि वो कितनी अकेली है। भले ही उसका रोबोट दोस्त काम ना कर रहा हो, वो अकेलेपन से बचने के लिए अपने पेरेंट्स की कब्र के पास सोया करती थी। वो ऐसे ही अकेले अपने दिन गुजारा करती थी। वो जानवरों और सब्जियों की देखभाल करती और अपने दोस्त को भी रिपेयर कर दिया था। अब वो यहाँ से जाना चाहती थी, इसी होप से कि उसे इस बंजर ज़मीन पर कोई इंसान दिख जाए। वो जाने को तैयारी करती है और अपने दोस्त रोबोट को अलविदा कहती है। वो रास्ते में एक आखिरी बार अपने घर और एनिमल्स को देखती है। उसके बाद वो मास्क लगाती है और उसी टनल में चली जाती है जहाँ उसने अपने बचपन में जाने की कोशिश करी थी। अब वो पूरी तरह से तैयार थी। वो दूर दूर तक बंजर ज़मीन ही देखती है, लेकिन फिर भी उसे जानना था कि क्या वो यहाँ अकेली है। क्या कभी रेमी किसी इंसान से मिल पाएगी? रेमी की कहानी यहाँ ख़त्म होती है।